हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 24 फरवरी को जो जेई मेंस का एग्जाम हुआ है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स का जो भी पोर्शन आया है उसमें तो देखिए स्क्रीन पे सबसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो गिवन है वो है कि देर आर 6 इंडियंस एंड 8 फॉरेनर्स, फाइंड नंबर ऑफ कमेटी फॉर्म विद एटलीस्ट 2 इंडियंस सच दैट नंबर ऑफ फॉरेनर्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ इंडियंस। देखो इसमें कॉमेडी बनानी है कि जिसमें एटलीस्ट 2 तो इंडियन हो और फॉरेनर जो होंगे वो जितने इंडियन है उसके ट्वाइस होंगे। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा देखो इंडियन, यहां लिख दिया फॉरेनर। तो अगर एटलीस्ट 2 से स्टार्ट करते हैं, इंडियन अगर 2 है तो फॉरेनर कितने होंगे, क्योंकि कमेटी में कितने मेंबर होने चाहिए। फाइंड नंबर ऑफ कमेटी इज ट्वाइस नंबर ऑफ इंडियन। देर आर 6 इंडियन, 6 तो इंडियन है, 8 फॉरेनर है। अगर ये 2 है तो फिर फॉरेनर कितने हो सकते हैं, इसके ट्वाइस यानी 4। अगर इंडियन लिए हमने 3 तो फॉरेनर कितने होंगे, 6। अगर इंडियन को हमने कंसिडर किया 4 तो फिर फॉरेनर कितने, 8। और अगर इंडियन को हम लेते हैं 5 तो ये अब ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं आगे कि फॉरेनर 10 हो जाए, क्योंकि फॉरेनर तो मैक्सिमम कितने हैं, 8 है। तो बस यहीं से ही अब हम नंबर ऑफ वेज लिखते हैं। देखो कि नंबर ऑफ वे कि कितने मेथड हो सकते हैं ऐसे। देखो नंबर ऑफ वेज क्या बने, 2 तो इंडियन, वो कितने में से होंगे, इन 6 इंडियन में से, तो 6 में से 2 का सिलेक्शन, 6C2। 4 फॉरनर होने चाहिए, वो 8 में से होंगे तो इन 2 में 8C4। फिर सिमिलरली 2 इंडियन आउट ऑफ 6 तो 6C3 इनटू 8C6। फिर सिमिलरली 6C4 इनटू में 8C8। तो बस इन तीनों का सम जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए 6C2 तो कितना बन गया, 6 इंटू 5 डिवाइड में 1 इंटू 2, फिर इंटू 8C4, 8C4 बन जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो 4 और 2 तो इस 8 को कैंसिल आउट कर गया 3, और ये 2 इस 6 को कैंसिल आउट कर गया, तो यहाँ तो बच जाएगा 42 इंटू में 25। सिमिलरली अब आगे तो देखो कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव पार्ट है आगे तो सारा, इनका जो सम आएगा वो आएगा टोटल ये कि 1050। ठीक है, आगे तो सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी है आपको, और कैलकुलेशन से जो भी बनेगा वो रिजल्ट बनेगा। कॉन्सेप्ट यही, यही फाइनल आंसर, यही हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 1। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा कि देर आर, इट इज क्वेश्चन 2, there are two positive number p and q such that p plus q equal to 2 and p raised to power 4 plus q raised to power equal to 272. Find the quadratic equation whose roots are p and q. एक्चुअल में हमें इन दो रिजल्ट का यूज करके वो इक्वेशन निकालनी जिसके रूट्स क्या हो जाए, p और q। यानी अगर हम p प्लस क्यू निकाल दें या p इंटू क्यू निकाल दें, p प्लस क्यू तो हमें गिवन ही है, p इंटू क्यू निकालना है। देखिए ये जो रिजल्ट है इसका यूज करते हैं, ये हमें गिवन है 272। इसको मैंने ऐसे लिख दिया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर माइनस में 2 पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू 272। इस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को अगेन पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2PQ और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो माइनस 2P स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 272। पी प्लस क्यू की वैल्यू तो गिवन है 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ तो हो गया 4, और कुछ देर के लिए मैंने इस पी क्यू को टी एज्यूम कर लिया, तो 4 माइनस टी इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2T स्क्वायर इक्वल टू 272। ये बन जाएगा देखो 16 प्लस इन यहाँ
2t भी आएगा, 16 प्लस में 4t स्क्वायर, फिर -16t, फिर -2t स्क्वायर इक्वल टू 272। तो 4 - 2 2t स्क्वायर -16t प्लस 16 -272 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा देखो टी स्क्वायर माइनस का 80 माइनस का ये 128 इक्वल टू। अब इसके फैक्टर करें तो फैक्टर के लिए देखिए, तो फैक्टर बनेंगे यहाँ से टी के, तो वो बनेंगे एक तो 16 और एक -8, ये तो तो इसका मतलब जो पी क्यू की वैल्यू आई, देखो यहाँ लिख रहे हैं कि P इंटू क्यू या तो 16 या फिर माइनस। अब इसमें यह भी कहा कि देयर आर टू पॉजिटिव नंबर P एंड Q, तो इसका मतलब ये वाली तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, PQ की वैल्यू -8, तो P इंटू क्यू क्या बन गया 16। PQ 16 है, P प्लस क्यू 2 है, तो इक्वेशन क्या बन गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो 2x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा इसका। आई होप ये क्लियर आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए ये है नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3 का ए फेयर डाई इज थ्रोन n टाइम्स, एक डाई को n बार उछाला है हमने, का द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर ट्वाइस, ओड नंबर ट्वाइस इज इक्वल टू दैट गेटिंग एन इवन नंबर थ्राइस। ओड नंबर आने की दो बार की प्रोबेबिलिटी वो इवन नंबर के 3 बार आने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर ट्वाइस इज इक्वल टू, हाँ, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर ऑफ टाइम्स इज, देखो हमने ये इसमें अब किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसका यूज। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो आपने पढ़ा होगा उसी का, कि एक ही एक्सपेरिमेंट को हम बार बार करें, तो यहाँ पर कहा है कि डाई को n बार थ्रो किया, तो देखो ओड नंबर आना और इवन नंबर आना दोनों की प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी, सेम होगी। तो दो बार ओड नंबर ट्वाइस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, p ओड नंबर ट्वाइस, यानी n में से दो बार हमें सक्सेस मिली nc2, 1/2 की पावर n-2 और 1/2 की पावर। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर थ्राइस nc3, 1/2 की पावर n-3 और 1/2 की पावर। ये तो क्या हो गया, देखो ये वाला तो nc2 1/2 की पावर है, फिर ये nc3 1/2 की पावर n, दोनों हमें इक्वल कहेंगे, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो उससे क्या आएगा nc2 इक्वल टू nc3। और ये आपने पढ़ा होगा कि ncx इक्वल टू ncy, है ना, ये पढ़ा होगा ना आपने कि ncx इक्वल टू ncy, देन ये आइदर x इक्वल टू y और x प्लस वाई इक्वल टू n। तो यहाँ पे 2 और 3 तो इक्वल नहीं हो सकते, यानी 2 + 3 इक्वल टू 2 + 3 इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू जो बनी वो क्या बनी 5 बनी हमारे पास। अब n की वैल्यू 5 बनी, पूछा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर ऑफ टाइम्स इज, देखो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखो फाइंड क्या करना है, जो पूछा है वो है, एक सेकेंड, कि ओड नंबर गेट होने की प्रोबेबिलिटी वो भी ओड नंबर टाइम्स। अब ओड नंबर टाइम्स कितनी बार हो सकती है, या तो प्रोबेबिलिटी 1 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स, तो ये हमें फाइंड करना है।
तो P1 तो कितना हो गया NC1 5 है, n की जगह तो 5C1, 1/2 की पावर तो 5 ही आएगी। फिर 5C3, ये भी 1/2 की पावर कितना 5। फिर 5C5 1/2 की पावर, तो 1/2 की पावर 5 ये तो कॉमन ले लिया, 5C1 हो गया 5, 5C3 कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, 5 इंटू 4 डिवाइड में 1 इंटू 2, 5C5 1। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं देखो, तो 1/2 की पावर 5, तो 5 प्लस 1 6, और ये 2 इसको 2 टाइम्स कैंसिल करेगा, तो 6 प्लस में 10 यानी 16 अपॉन में 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू, तो ये तो कैंसिल हो गया यानी 1/2, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 1/2। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते थे तो मैंने आपको 4 तरह के क्वेश्चन बताए थे सीरीज में बाइनोमियल में। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आर क्या है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई आए। देखिए इसकी हम जनरल टर्म लिखते हैं सिग्मा की फॉर्म में कि 15CR, और यहाँ पर आर ही आएगा आगे, और -1 की पावर आर। आर की वैल्यू कहाँ से लेके 1 से लेके 15 तक, ठीक है। फिर प्लस में इसको भी लिखते हैं 14CR, ठीक है 14CR। ये तो ओड नंबर ही है सारे के सारे 14C, ये इसको तो चलो लिख देते हैं फिर भी कि आर की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक यहाँ पर, या इसको तो देखो डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे, इसको करने की जरूरत ही नहीं। इसको सोल्व करते हैं बस। तो इसमें देखो आर, इसका यूज करते हैं आर इंटू एन सी आर, ये क्या होता है एन, n-1 सी आर माइनस, इस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी इस आर से फिर ये आर कट जाएगा, तो r इक्वल टू 1 से लेके 15 तक, r इंटू 15CR, तो यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 14CR-1 और -1 की पावर r। केवल इतने इतने को सोल्व कर रहे हैं फर्स्ट वाले को। तो अब इसमें देखो 15 तो बाहर हो गया, r की जगह 1 रखेंगे तो 14C0, वो भी माइनस। फिर r की जगह 2 रखेंगे तो 14C2 रखेंगे तो 1, और -1 की पावर 2, यानी ये प्लस का आएगा। फिर 14C, जब r की जगह 3 रखेंगे, r की जगह 3 रखेंगे तो 14C2 और माइनस, यानी ये इस टाइप से आएंगे -14C0 प्लस 14C1, फिर -14C2, उसके बाद प्लस में 14C13 आएगा 14C3, इस टाइप से चलता रहेगा। लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी देखो, जैसे हम r की जगह 15 पुट करेंगे तो 14C14 और -1 की पावर 15 माइनस, ये तो ये। और इससे आगे वाली जो टर्म है वो क्या है देखो, वो है 14C1 14C3 प्लस में डे डे डैश 14C11। तो ये जो है इसमें देखो एक टर्म और ऐड कर दूं अगर मैं 14C13 और उसी को माइनस कर दिया 14C13, तो अब ये यहाँ तक का है ना ओड नंबर का सम बन गया। ये तो कितना हो गया 2 की पावर n-1 होता है, तो यानी 2 की पावर 13, फिर माइनस में 14C13,
और ये जो है ये देखो अल्टरनेट सम बन गए, तो ये जो है अल्टरनेट सम बन के प्लस माइनस, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि x की जगह -1 रखने से आता है। तो फाइनल जो आंसर बना वो बना 0 प्लस में 2 की पावर 13 माइनस 14c13, 14c13 कितना हो गया 14c1, तो 2 की पावर 13 माइनस 14, ये आंसर बन जाएगा। देखो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा इसमें, 2 की पावर 13 माइनस 14। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को देखो कराने की कोई जरूरत नहीं है, जहां तक मुझे लगता है इसको आप खुद भी कर सकते हो, 10th क्लास का क्वेश्चन है, क्योंकि का 2 टावर्स 150 मीटर डिस्टेंस, तो ये 2 टावर हो गए एक इधर और एक इधर, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस 150 मीटर। का हाइट ऑफ वन टावर इज थ्राइस, इसको कह दिया x, तो ये हो गया 3x हाइट ऐसे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ देयर फीट्स, इनके मिड पॉइंट से इसका एंगल ऑफ, सॉरी, इसके मिड पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और इसका एंगल दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, यानी ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, और ये डिस्टेंस कितनी, क्योंकि मिड पॉइंट इसलिए 75 और ये वाला भी 75। तो इस ट्राइंगल से तो देखो अगर मैं टेन थीटा निकालूं क्या बनेगा, तो ये x अपॉन में 75, और इस ट्राइंगल से अगर मैं 1090 माइनस थीटा निकालूं तो वो क्या बनेगा 3x अपॉन में 75, तो ये कोट थीटा हो, 3x अपॉन में 75, तो टेन थीटा इंटू में, सॉरी, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा की वैल्यू x अपॉन 75, कोट थीटा की वैल्यू 3x अपॉन में 75 इक्वल टू एक्स स्क्र की वैल्यू 75, एक्स की वैल्यू 75 अपॉन √3, तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 75 अपॉन 3 यानी 25 √3, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो 10th क्लास का क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन देखिए, अब का टेंजेंट एट पॉइंट t, 2 क्यूब ऑफ कर्व y इक्वल टू x क्यूब meets the curve again at q, then ordinate of point which divides pq in 1:2 internally। तो जैसे ये हो गया कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, इस पे कोई यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया t, टी क्यूब, इस पे यहाँ टेंजेंट हो गई है, ये टेंजेंट इसको सपोज यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को तो नाम दिया है p, इस पॉइंट को नाम दे दिया q का, तो इस पॉइंट q देन ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स pq, अब इस pq को, ये पॉइंट है r जो इसको 1:2 में इंटरनली डिवाइड करता है, तो इसका y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, इसका 2 कोऑर्डिनेट होंगे तो ये y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, ये क्वेश्चन का मीनिंग। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा होगा, अलजेब्रिक कैलकुलेशन। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, तो वो क्या बन जाएगी y माइनस टी क्यूब इक्वल टू dy बाई डी एक्स आएगा 3x², तो 3t² इंटू में x माइनस टी, ठीक है। ये तो पॉइंट होगी, ये पॉइंट कौन सा, सॉरी ये तो p की इक्वेशन, हमें फाइंड करना है पॉइंट q, तो पॉइंट q कैसे फाइंड करें, पॉइंट q, पॉइंट q है क्या, देखो आप ध्यान से, ये पॉइंट q इस कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब और इस लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इनको सोल्व करते हैं, किसको, एक तो इस कर्व को y इक्वल टू एक्स क्यूब और इस लाइन को, तो y की जगह एक्स क्यूब रख दिया इसमें, एक्स क्यूब माइनस टी क्यूब
इक्वल टू 3t² x और माइनस में 3t³। तो ये इधर आएगा तो x³ माइनस 3t² x, तो ये भी इधर आएगा तो प्लस में 2t³ इक्वल टू 0। अब इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए देखो हिट एंड ट्रायल से चलते हैं। तो यहाँ पर इसके फैक्टर कितने हो सकते हैं, देखो की जगह 2t³ को x की जगह 2t रख के देखते हैं, x की जगह t पुट करेंगे तो t³, x की जगह t रखो, देखो x की जगह t पुट करें तो t³ माइनस 3t³ प्लस 2t³ 0 आ रहा है। तो इसका मतलब एक फैक्टर तो x की जगह t रखने से आ रहा है, तो एक फैक्टर तो x इक्वल टू t हो गया। बाकी दोनों निकालने के लिए x³ माइनस t³, इसको ऐसे लिख दिया x³ माइनस t³, फिर माइनस 3t² x प्लस में, क्योंकि माइनस t³ किया तो प्लस t³ भी करना पड़ेगा, तो 3t³ इक्वल टू 0। इन दोनों में x माइनस t कॉमन, तो यहाँ तो बचा x² प्लस t² प्लस xt। इन दोनों में माइनस का 3t² कॉमन, x माइनस t इक्वल टू 0। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए पूरे में से x माइनस टी को कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बचा x² प्लस t² प्लस में xt माइनस 3t² इक्वल टू 0। तो x² प्लस माइनस का 2t² x² प्लस xt माइनस का 2t² इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। एक तो इससे तो यही मिलेगा x इक्वल टू टी, एक बार इसको 0 किया तो यहाँ से देखो एक तो x² प्लस 2xt माइनस का xt माइनस 2t² इक्वल टू 0, x इंटू में x प्लस 2t फिर माइनस t, तो भी x प्लस 2t, तो यानी x इक्वल टू टी एंड x इक्वल टू माइनस 2t। तो ये जो आया ना, ये है वो पॉइंट x कोऑर्डिनेट यानी इसका x कोऑर्डिनेट ये वाला तो माइनस का 2t, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका होल क्यूब, तो माइनस का 8t³, और यही हमसे पूछा था, नहीं सॉरी r पूछा था। ये तो पॉइंट हो गया p और q। अब r पॉइंट निकालें, r पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो r पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वो क्या बनेगा, इसको देखो इस पॉइंट को PQ को 1:2 में, यानी इधर तो 1 और इधर PQ को 1:2 में, तो 2 तो इधर 2t³, फिर 1 माइनस का 8t³ डिवाइड में 2 प्लस 1, ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, तो माइनस का 6t³ अपॉन 3 यानी माइनस 2, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन माइनस 2। कुछ नहीं करना, सिंपल फैक्टराइजेशन पे बेस्ड था, आपको दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट गिवन था, ये पॉइंट फाइंड किया, इस पॉइंट को फाइंड करने के बाद इन दोनों को 1:2 में जो डिवाइड करे इंटरनली उसका y कोऑर्डिनेट निकाल दो, सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट। देखो फर्स्ट ये क्वेश्चन है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, थोड़ा सा लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द y² इक्वल टू 4a। देखो ये पहले मैंने पैराबोला ड्रॉ कर दिया, y² इक्वल टू 4ax का लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फोकस ऑफ पैराबोला टू ए मूविंग पॉइंट, ये इसका फोकस s a,0, इस पे ये एक मूविंग पॉइंट कौन सा लें, पैरामेट्रिक पॉइंट 80² 280, ये इस पे मूविंग पॉइंट है, इसको मैंने बोल दिया p का लोकस ऑफ मिड पॉइंट
of line segment joining focus of parabola to a point moving on it is a parabola equation। यानी इन दोनों के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट का लोकस निकालना है तो इसको एच के बोल दिया हमने। तो एच तो किसके इक्वल हो गया, ए प्लस ए टी स्क्र अपॉन 2। के किसके इक्वल हो गया, 280 अपॉन 2। तो के इक्वल टू 80, 2h इक्वल टू ए प्लस में ए टी स्क्र, टी की वैल्यू हो गई यहाँ पर के अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर। 2h इक्वल टू ए प्लस में के स्क्र अपॉन ए। तो लोकस क्या बन गया देखो, 2ax इक्वल टू ए स्क्र प्लस में वाई स्क्र। तो वाई स्क्र इक्वल टू 2ax माइनस ए स्क्र। इसको 2a कॉमन लिया, x माइनस ए अपॉन 2 ये हो गया। इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस ए होती, वाई स्क्र इक्वल टू 4ax की। इसको ऐसे लिख दिया, वाई स्क्र इक्वल टू 4 इंटू में a बाई 2 इंटू एक्स माइनस ए बाई। देखो x की जगह तो लिखा जाएगा x माइनस ए बाई 2, फिर माइनस ए की जगह ए बाई 2, तो x इक्वल टू, ये हो जाएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, x इक्वल टू 0। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कुछ नहीं है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन है इसमें। द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन इनसाइड द सर्किल, एक तो सर्किल बना दिया हमने, ये देखो इस टाइप से बनेगा थोड़ा सा, ये इसका, और ये वाला हो गया पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो इसमें कहा कि द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन इनसाइड द सर्किल एंड आउटसाइड द पैराबोला, सर्किल के इनसाइड और पैराबोला के आउटसाइड। तो कौन सा देखो बनेगा, ये वाला एरिया फाइंड करना है एक्चुअल, ये वाला जो ब्लू वाला है, जिसको मैंने ब्लू से किया है। तो ये जो ब्लू एरिया होगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो ब्लू एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, फिर माइनस, और जिसको रेड से कर दिया माइनस रेड एरिया, रेड एरिया थोड़ा सा, देखो सर्किल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर की जगह कितना हो जाएगा 36, 36 आर स्क्वायर की जगह 36, तो 36 पाई, फिर माइनस ये रेड वाला एरिया। अब इसके लिए देखो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको, ये वाला इंटरसेक्शन, ये क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो एक्स स्क्र वाई स्क्र की जगह क्या रख दें, 9x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x 36 के फैक्टर एक्स स्क्र प्लस 12x माइनस 3x माइनस 36 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये जो पॉइंट आया ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ गया 3 कॉमा। अब इसका इंटीग्रेशन, ये रेड वाला एरिया आएगा कैसे, 2 टाइम्स करना पड़ेगा, एक तो 0 से लेके 3 तक, किसका, पैराबोला का, पैराबोला से y की वैल्यू 3 रूट एक्स डी एक्स, फिर प्लस में 3 से लेके ये पॉइंट जो था, ये वाला पॉइंट था 6 कॉमा 0, 3 से लेके 6 तक किसका, सर्किल, सर्किल का, तो 36 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा।
आंसर इसका ये वाला था शायद 24 पाई - 3 √3 ये आता है इसका आंसर। कैलकुलेटिव पार्ट अब तो आप खुद भी कर सकते हो इसको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन। इस ये नहीं, दो प्लेन है, इन दोनों के परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से पास, इस एक पॉइंट से पास होने वाला तो प्लेन तो हम जानते हैं a इंटू एक्स माइनस वन प्लस में b इंटू वाई माइनस टू प्लस c इंटू में z प्लस थ्री इक्वल टू जी। ये एज्यूम कर लिया। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी। ठीक है, अब ये जो प्लेन है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो फिर एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी देखो कि इनके डी आर के मल्टीप्लाई का सम क्या हो जाएगा, जीरो। फिर ये इसके ही परपेंडिकुलर है तो इससे भी इक्वेशन बनेगी 2a माइनस 5b माइनस सी इक्वल टू जीरो। देखो जब दो प्लेन परपेंडिकुलर तो उसके लिए क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन आपने पढ़ी होगी। अब a का रेशियो निकालते हैं, सिमिलरली b का और c का। तो a में तो आ जाएगा -1 और -10, फिर b में आ जाएगा -4 और +3, सी में आ जाएगा -15 और -2, ए अपॉन में -11, बी अपॉन में -1 और सी अपॉन में -7। ए की जगह इसमें इस इक्वेशन में ए की जगह पुट कर दिया हमने 11 एक्स माइनस वन, बी की जगह 1 पुट कर दिया तो y-2, सी की जगह 17 पुट कर दिया तो z+3। 11x प्लस वाई प्लस 17z, फिर -11 -2 प्लस 51 इक्वल टू जीरो। देखो 11x प्लस वाई प्लस 17z, 11x प्लस वाई प्लस 17z दो में है, इसमें और इसमें, तो 11 -2, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 38। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। देखो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है देखो काफी। का एक फंक्शन आर से आर में एफ एक्स इस टाइप से, इसका और इसका मल्टीप्लाई है और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो एफ हर जगह कॉन्टिन्यूस है या कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है ये बताना है। तो ये जो फंक्शन है ना ये वाला, देखो एफ एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं, और आगे कोस 2x माइनस वन अपॉन टू इंटू पाई। ये तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। इसको दिक्कत कहां पर मिलेगी, इसको दिक्कत मिलेगी x इक्वल टू आई पे, इंटीजर पे। ये इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है, और कॉन्टिन्यूस इंटू डिसकॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। तो उसके लिए अब मैं इसको इंटीजर पे चेक करता हूँ, इस वाले फंक्शन को, पूरे वाले को। देखो इंटीजर पे जैसे आई पे चेक करेंगे हम, तो ये तो अलग अलग वैल्यू देगा ये वाला तो, लेकिन साथ में ये भी है। इसको और देख लेते हैं जरा। इसका तो पता है कि ये डिसकंटिन्यूअस ही आएगा, अलग राइट साइड की अलग लिमिट लेफ्ट साइड की अलग लिमिट, तो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। बस इसको देख लेते हैं एक बार, कोस को। तो जैसे ही इंटीजर पुट करेंगे तो ये एक्चुअल में तो ये है, देखो कोस एक्स माइनस 1/2 इंटू में पाई, यानी कोस पाई एक्स माइनस पाई अपॉन टू। एक्चुअल में ये कोस 90 माइनस थीटा, ये क्या हो गया, साइन पाई एक्स। और जब जब एक्स इंटीजर होगा तो साइन एन पाई क्या हो जाएगा, जीरो। यानी हर इंटीजर पे ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म तो जीरो वैल्यू देगी। तो इसकी चाहे लेफ्ट लिमिट हो चाहे राइट लिमिट, अलग अलग होगी लेकिन होगी तो फाइनाइट नंबर।
वो इस जीरो से मल्टीप्लाई होके पूरा पूरा फंक्शन जीरो बना देगी। यानी एक्चुअल में ये किसी भी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, हर बार क्या देगा, जीरो आंसर देगा। तो इसका मतलब ये क्या है, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल एक्स। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो ये कहा कि ये जो है ये इस इक्वेशन के रूट है, टी स्क्र माइनस 90 प्लस 8 इक्वल टू जीरो। तो एक बार इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें हम, टी स्क्र माइनस 90 प्लस 8 इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू 1,8 यही आएगा इससे तो। और ये जो है ये भी इस इक्वेशन का रूट। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखो ऐसे है, ये एक जीपी बनेगी कोस स्क्वायर की, जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम ए अपॉन में 1 माइनस आर इंटू एल एन टू। तो ये तो सब इधर चल जाएगा और ई और एल एन हट जाएगा, यानी 2 की पावर ये कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर, 2 की पावर कोट स्क्वायर थीटा। तो 2 की पावर कोट स्क्वायर थीटा या तो 1 के इक्वल है, या 2 की पावर कोट स्क्वायर थीटा 8 के इक्वल है। अगर 1 के इक्वल है तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, 2 की पावर 0 यानी ये 0, और इससे कोट स्क्वायर थीटा कितना, 3। अगर कोट थीटा 0 है तो थीटा कितना, 90, जो कि पॉसिबल ही नहीं है देखो यहाँ से, तो यानी ये वाली टर्म तो हो ही नहीं सकती। अब बची ये कोट थीटा अगर 3 है तो टेन थीटा क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा 1/3। तो टेन थीटा प्लस माइनस 1/√3, लेकिन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो थीटा कितना हो जाएगा, 1/√3 कब आएगा, पाई अपॉन 3, यानी थीटा की जो वैल्यू आई वो पाई अपॉन 3 आई। हमसे पूछा है 2 साइन थीटा, यानी 2 साइन पाई अपॉन 3 डिवाइड में साइन पाई अपॉन 3 प्लस में √3 कोस पाई अपॉन 3। तो साइन पाई अपॉन 3 √3/2, सॉरी पाई अपॉन 3 नहीं, पाई अपॉन 6 आएगा, क्योंकि 1/√3 इसी पे आएगा ना, यहाँ भी पाई अपॉन 6 सेम, एयर पाई अपॉन 6 एयर पी पाई। तो ये जो वैल्यू आएगी एक्चुअल में इट इज 1/2, फिर साइन पाई अपॉन 6 1/2, फिर √3 कोस पाई अपॉन 6 √3/2, ये कैंसिल, 1 अपॉन में 1/2 प्लस में 3/2, तो 2 अपॉन में 4 दैट मीन्स 1/2, तो आंसर हो जाएगा 1। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो ये भी जो क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहा कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे होता है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा, अगर ये है आपके पास तो आप इसको बनाइए, कोस माइनस साइन को बनाओ, जनरेट करो, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस को जनरेट करो, अगर माइनस है गिवन तो प्लस को जनरेट करो। अब इसमें माइनस गिवन है, देखो आई सी माइनस एस डिवाइड में 8 माइनस, इसको लिख दिया 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। देखो कोस थीटा चलो पूरा लिख लेते हैं एक बार, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये जो है 8, इसमें से 4 मैंने कॉमन ले लिया, या 8 माइनस साइन 2 थीटा, इसको ऐसे लिख दिया 8 माइनस में 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 -1। अब ये एक्चुअल में हुआ क्या, माइनस माइनस ये +1 हुआ है, तो अब ये +1 हुआ तो अब एक -1 करेंगे, या चलो देखो पूरा स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं, -1 और +1 दोनों कर दिए मैंने, साथ में डी थीटा। तो ये जो है ये इतना इतना, 8 -1 ये 7 हो जाएगा यहाँ पे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा अब 8 -1 ये हो गया 7,
इनमें से ही माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 माइनस साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस का करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ करेगा 9, 8 माइनस 1 9, तो फिर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। अब इसको टी एज्यूम कर लें, तो देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टी, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, इसका प्लस साइन थीटा, सॉरी प्लस था ना यार, यहाँ माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो ये पूरा क्या बन गया, डी टी डिवाइड में रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस टी, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये तो हो जाएगा साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी अपॉन ए, तो टी तो कितना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 3 और प्लस में सी, ये बन गया पूरा इंटीग्रेशन। कंपेयर करें तो ए की जगह 1 और बी की जगह 3, तो 1,3 आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन था। सिंपल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मुझे लगता है कंप्लीट नहीं है। दो फंक्शन गिवन थे, मैं लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, और एक था जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 और एक्स माइनस 1, और दोनों ही एफ भी आर से आर में था और जी भी आर से आर में, ठीक है, ये लिखा हुआ था। तो एफ जी एक्स, इसके बारे में बात कर रहे हैं। एफ जी एक्स ये 1 1 है या मैनी 1 है या ऑन 2 है, तो देखो जी तो एक्स इक्वल टू 1 पे तो डिफाइन ही नहीं है, एफ हर जगह डिफाइन है, यानी जी अगर इनपुट में आएगा तो एफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक एक्स इक्वल टू 1 ऑलरेडी ही डोमेन से बाहर कर दिया, एक्स नॉट इक्वल टू 1। अब एफ और जी निकालते हैं, देखो एफ के अंदर तो आ गया एक्स माइनस 1, या एफ के अंदर जी एक्स रखें तो ये बन जाएगा 2 जी एक्स माइनस 1, 2 जी एक्स की वैल्यू पुट करी तो एक्स माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1, तो 2x माइनस 1 फिर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड में एक्स माइनस 1, सिंप्लीफाई किया तो x अपॉन में x माइनस, तो ये भी देखो x इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं होगा, बस x इक्वल टू 1 पे क्या है, x इक्वल टू 1 आउट ऑफ डोमेन है। और अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं, देखो इसको ऐसे कर दिया हमने x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस, तो 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स माइनस, जो एक्स वाई इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ये वाली लाइन ये इधर ऐसे, ये वाली लाइन है ऐसे, और ग्राफ से ही बता सकते हैं, और अगर ग्राफ से नहीं बताना चाहो तो आप इसका डेरिवेटिव देखो क्या है, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 का तो 0 हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का, फिर ये क्या होगा हमेशा लेस देन 0, तो यानी फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, 1 1 होते हैं, 1 1 भी है, क्या ऑन टू होगा, ऑन टू के लिए देखो एक एक्स इक्वल टू 1 नहीं आएगा, बाकी सब वैल्यू आएगी, देखो सॉरी y इक्वल टू 1 नहीं आएगा, बाकी सब वैल्यू आएगी, तो 1 1 तो है, और 1 1 तो होगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक वैल्यू ऐसी है जो रह गई है, देखो ये वाली y की वैल्यू 1 नहीं आएगी, तो 1 1 एंड इनटू, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखो
देखो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट की इस प्लेन से, सॉरी प्लेन और लाइन से, लाइन के इंटरसेक्शन से डिस्टेंस निकालनी। जैसे देखो ये एक प्लेन हुआ, एक लाइन ऐसे इसको इंटरसेक्ट करते हुए गई, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये। अब सपोज यहाँ पर ये पॉइंट P 119, इसकी इससे डिस्टेंस ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखो इक्वेशन जो गिवन है ना, इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, और वो कैसे लेते थे, इक्वल टू आर करके या लैम्डा करके, जो भी कैसे भी ले सकते हैं। जैसे इक्वल टू आर कर लिया तो वेरिएबल पॉइंट बन गया 3 प्लस आर, 4 प्लस 2r, 5 प्लस 2r, ये हो गया वो वेरिएबल पॉइंट जो इस लाइन पे कहीं पर भी होगा। लाइन पे हमने कह दिया ये पॉइंट यही वाला है, इसको क्यू बोल दिया कि इट इज क्यू। अगर ये क्यू है तो ये प्लेन में लाई करेगा, यानी प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसकी इक्वेशन में पुट करें इसको, इक्वल टू 7। इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए अगर प्लेन पर लाई करता है। तो देखो 2r 5r 5 5, कितना बना है, 4 प्लस 3 7, 7 और 5 12, तो 5r इक्वल टू 17 माइनस 12, 5 ही आ गया, r की जगह तो 1 बन गया। देखो अब r की जगह 1 आ गया, तो ये पॉइंट क्या बन गया, क्यू पॉइंट बनाया 4 6 और 7। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यानी PQ क्या आ जाएगा, PQ डिस्टेंस, PQ 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर 9, फिर 6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर 25, फिर 7 माइनस 9 2 का होल स्क्वायर 4, ये हो जाएंगे 838। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, √38। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से x स्क्वायर साइन रूट, यानी राइट लिमिट फाइंड करनी है इसमें। और देखो अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसमें न्यूटन लिमिटिस फॉर्मूला जो था, देखो अगर आपको याद हो, fx से gx ht dt, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में क्या था, h अपर लिमिट इसके अंदर फंक्शन में, इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, फिर माइनस में लोअर लिमिट फंक्शन में, इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव f डैश। तो ये इसमें पुट करें तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यानी ये हमने क्या कर दिया, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, एल हॉस्पिटल। ये क्यों किया, क्योंकि जैसे आप x की जगह 0 रखोगे ना, 0 से 0 इंटीग्रेशन 0 बन गया, ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। और x क्यूब का 3x स्क्वायर, आगे लिमिट थी x टेंड्स टू 0 प्लस। तो ये जो है, देखो इसको अब यहां सोल्व कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 प्लस के कारण ये मोड x बनेगा वैसे तो, लेकिन राइट लिमिट है, x पॉजिटिव है, इसलिए इसको साइन x से लिख दिया। तो साइन x इंटू में 2 अपॉन में 3x। अब ये जो इतना इतना ये बन गई स्टैंडर्ड लिमिट, तो क्या आ गया आंसर 2/3, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा 2/3। सिंपल क्वेश्चन था।